Hello student, welcome again UPSC NCERT and static portion. Today we are going to start chapter number 4, class 7th Geography NCERT. The name of the chapter is air. So today we are going to discuss about air. Let's start without any delay. Atmosphere and composition of the atmosphere. Before we start, I want to tell you, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ओके, अगर कोई आपको एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर कोई डाउट क्रिएट होता है, कोई रेज है डाउट, तो आप मुझे कमेंट में पूछिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। टुडे चैप्टर इज ऑल अबाउट एयर। एयर से बनता है एटमॉस्फेयर, एयर से बनता है एटमॉस्फेयर, तो उससे रिलेटेड हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। थोड़ा बहुत डिटेल होने के कारण थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी स्पीड के अंदर वीडियो देखें। एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एयर से बनता है एटमॉस्फेयर। देखो, जो एटमॉस्फेयर होता है, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ द एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो एयर का ब्लैंकेट है, बहुत बड़ा ब्लैंकेट है एयर का, काफ़ी सारा सरफेस से लगा के 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक, वो है एयर का ब्लैंकेट, उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, तो बाय पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखना एक चार्ट दिख रहा है, कंपोजिशन ऑफ द या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एयर। इसके अंदर आप देखिए कि जो नाइट्रोजन है 78% इसका पार्ट है, और ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, ऑल द अदर गैस है। जो कार्बन डाइऑक्साइड देखो 0.03%। इतना कम होने के बाद भी इसके काफ़ी सारे इरेगुलरिटीज बनी रहती हैं, इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, वो काफ़ी जो डेली लाइफ है उसके अंदर काफ़ी बड़ा इफेक्ट प्रभावित करते हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी एयर। आप सोच रहे होंगे कि सर जब हम इनहेल करते हो, ओके, तो उस टाइम क्या है, ऑक्सीजन ही हम अंदर लेते, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या है, जो इनहेल के टाइम में आप जो मिक्सचर ऑफ द गैसेस उसको इनहेल करते हैं, और जो फेफड़ों के अंदर जाके सिर्फ ऑक्सीजन अलग हो जाती है और बाकी जो गैसेज है, मिक्सचर ऑफ द गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वापस एक्सेल हो जाती है या फिर बाहर निकल जाती है। नाइट्रोजन देखिए, जो मैंने चार्ट के अंदर दिखाया आपको, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसी गैसें हैं, देख सकते हैं कि नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21%, टोटल मिला के 99% तो हो गया है। ठीक है, जो अदर्स गैसें हैं वो 1% ओनली है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड नंबर पे, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन द लेसर क्वांटिटीज। आप देख सकते हैं कि जो दूसरी गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है, जो भी प्रेजेंट है अपने एटमॉस्फेयर में, वो काफ़ी कम डेंसिटी या फिर काफ़ी लेसर क्वांटिटी के अंदर पाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेज, जो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है कि इन गैसों के अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। आप देख सकते हैं कि जो एयर के अंदर ओनली गैसों का मिक्सर नहीं होता। अगर आपको क्वेश्चन कभी रेज हो सकता है कि सर क्या जो एटमॉस्फेयर है ओनली गैसेस है, नहीं, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, काफ़ी सारे मॉइस्चर है, देखेंगे आप धीरे धीरे। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। सबसे जो प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो नाइट्रोजन है, क्योंकि उसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो सबसे ज़्यादा है, तो वो प्रचुर मात्रा में होगी। ठीक है, व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। देखो, जो लंग के अंदर जाती है, लेकिन वो कुछ काम की नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। बट द प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। देखो, जो अपन क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स है या फिर जो एनिमल्स है, उसको नाइट्रोजन की इतनी जरूरत नहीं होती है डायरेक्टली। ओके, तो प्लांट को जरूरत होती है।
वो नाइट्रोजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, उनका भी बहुत बड़ा रीजन है, मैं आगे बताऊंगा। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। पौधों में एक और कह सकते हैं कि समस्या या फिर दिक्कत हो सकती है कि वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है उसको डायरेक्ट वो इनहेल नहीं कर सकते या फिर डायरेक्ट उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उनको क्या एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, नाइट्रोजन को एक बैक्टीरिया वगैरह से वो नाइट्राइट और नाइट्रोस ऑक्साइड होते हैं उनके अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये बैक्टीरिया आप देख सकते हैं, सम बैक्टीरियाज दैट लिव इन द सॉइल, ठीक है, और वो करते हैं नाइट्रोजन को क्या है नाइट्राइट वगैरह उसके अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। नाइट्राइट के अंदर चेंज करने के बाद वो पौधे आसानी से नाइट्राइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इन बैक्टीरिया का काफ़ी बड़ा रोल होता है नाइट्रोजन को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करने का। ओके, नेक्स्ट, ग्रीन हाउस एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये दो टॉपिक है या फिर दो पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज ए परस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जाम। ओके, अब ग्रीन हाउस क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एक आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ाया है, क्लास 6 की, अब क्लास 7 की है तो उसके अंदर भी आपको थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है, देख सकते हैं कि ये अपनी अर्थ है, इसके ऊपर जो ब्लैंकेट है, किसका ब्लैंकेट है, ये एटमॉस्फेयर है। ओके, जब जो सूर्य की किरणें, एज्यूम दैट इट इज द सन, ये जो किरणें आती है जो एंट्री तो कर लेते हैं क्योंकि ये होती है लाइट वेव, ये क्या है हल्की वेव होती है, ठीक है, तो ये एंट्री तो हो जाती है इनकी इस एटमॉस्फेयर के अंदर, ब्लैंकेट के अंदर एंट्री हो जाती है, लेकिन इसकी जो एग्जिट या फिर एग्जिट नहीं हो पाता है, एग्जिट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो लाइट वेव है ये हो जाती है यहाँ अर्थ के ऊपर आके ये टेरेस्ट्रियल वेव हो जाती है, उसको बोलते हैं हम हैवी वेव। उनका मेन रीजन है ये टेरेस्ट्रियल यहाँ पे आके हैवी वेव में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण ये जो एग्जिट है इनका पॉसिबल नहीं है। एग्जिट पॉसिबल ना होने के कारण क्या होता है, ये जो वेव आती है इनके साथ बहुत सारी गर्मी होती है, तो ये गर्मी यहाँ पे प्रेजेंट रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर। इस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होने के कारण जो अर्थ का टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक डे लाइफ का अगर एग्जांपल दूं मैं, आप जो कार है, किसी भी कार को धूप के अंदर खड़ी करो और धूप के अंदर खड़ी करने के बाद शीशे वगैरह बंद रखना, थोड़ी टाइम के बाद आप कार के अंदर बैठेंगे तो आपको बहुत सारी गर्मी महसूस होगी, क्योंकि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो शीशे के अंदर तो आसानी से चली जाती है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती। उनका मेन रीजन है कि एक बार एंट्री होने के बाद उनकी जो हैवी वेव के अंदर कन्वर्ट हो जाना मेन रीजन होता है। ओके, जो ग्लोबल वार्मिंग का रीजन यही है, जब यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस, अब ये जो ग्रीन हाउस ये जो ब्लैंकेट है मेन प्रॉब्लम कौन करता है, ये ब्लैंकेट जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जो ब्लैंकेट बन जाता है तो वो बिल्कुल भी क्या है एग्जिट नहीं होने देता है। एज्यूम दैट अगर आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को लेंगे तो वो एग्जिट भी करने देते हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एग्जिट नहीं करने देते और ब्लैंकेट है वो काफ़ी हार्ड टाइप का बना देते हैं। ओके, वो एक परमेबल नहीं होता है या फिर ट्रांसपेरेंट उन वेव के लिए नहीं होता है। इसके कारण क्या है कि जो CO2 वगैरह ऐसी गैसें जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट देती है, CO2 है, जैसे कि ओजोन गैस भी आप मान सकते हैं, ठीक है, एक CFC है, दीज आर सम गैसेज जो क्या है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट देती है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो ग्लोब है अपना या फिर अर्थ है वो उसकी जो वार्मिंग बढ़ रही है, वार्मिंग मतलब गर्मी, टेम्परेचर, वो कैसे बढ़ेगा, वो बढ़ने का मेन रीजन है कि इनकी जो एनर्जी है या फिर इसका जो टेम्परेचर वो इंक्रीज होता है। मेन रीजन है वो सूर्य से आने वाली किरणों से, जो हल्की किरणें होती हैं वो या फिर शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो किरणें होती है वो एंट्री कर लेती है और उसके कारण धीरे धीरे क्या है टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इसी कारण क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट दिखने को मिलता है। नेक्स्ट मूव ऑन, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछिए। आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। जो ऑक्सीजन है जो दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। जो ह्यूमन और एनिमल दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जो ग्रीन प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। एक आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो साइकिल कैसे रहता है, ऑक्सीजन और O2 और CO2 का साइकिल। जस्ट ए सेकेंड। अब देखिए कि ये जो एक एज्यूम दैट ये है प्लांट अपना, ये है एनिमल। इन दोनों के अंदर ये एनिमल करता है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन करता है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ होता नहीं है। प्लांट के अंदर दो एक्टिविटी होती है, एक होता है रेस्पिरेशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, और सेकंड नंबर होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब मेनली मोटे मोटे तौर पर आप देखेंगे जो रेस्पिरेशन के अंदर क्या जरूरत होती है, ऑक्सीजन की डिमांड होती है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन की। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की डिमांड होती है। अब आप देखिए कि जो एनिमल की अगर ग्रोथ बढ़ेगी, एनिमल अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो क्या है, रेस्पिरेशन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। रेस्पिरेशन बढ़ने के कारण क्या है, ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ेगा। ऑक्सीजन का कंजप्शन अगर बढ़ गया, ठीक है, तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या है कि ग्रीन हाउस गैस, मैंने पहले ही बताया कि जो ब्लैंकेट CO2 का ब्लैंकेट बन गया तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ओके, तो मेन रीजन, अब आप साइकिल देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन के द्वारा कंज्यूम की जाती है एनिमल के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस, प्लांट के क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का आप लिटरल मीनिंग समझेंगे तो जो फोटो होती है, जो लाइट ऑफ सनलाइट होती है, सनलाइट के अंदर क्या है, जो पौधे हैं अपना भोजन, फूड प्रोडक्शन बाय प्लांट्स। जो प्लांट के द्वारा फूड प्रोडक्शन होता है उस क्रिया को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को क्या है, निष्कर्ष या फिर एग्जिट किया जाता है। ओके, तो अब आप देखेंगे कि बैलेंस बना रहेगा। कैसे? जितने अगर एनिमल और प्लांट की जो संख्या है वो बराबर रहेगी या फिर प्लांट की संख्या ज़्यादा रहेगी, क्योंकि प्लांट खुद रेस्पिरेशन करता है। ये जो रेस्पिरेशन होता है एज ए फोटोसिंथेसिस से कम ऑक्सीजन को खपत करता है। ओके, फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा यूज होती है और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांट की जो नंबर ऑफ प्लांट, उनको क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ करना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। मेन रीजन आप समझ रहे हो, क्योंकि जो एनिमल है उनका कोई रोल नहीं है ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाने में। ओके, वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ओके, तो इसमें हमें बढ़ानी है प्लांट। अगर हम प्लांट की संख्या बढ़ाएंगे तो वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेगा। फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो संख्या है एटमॉस्फेयर के अंदर वो कम होगी। एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको मेंटेन करते हैं। अब देखिए कि जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करता है, ग्रीन प्लांट है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट। आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन जितना कंज्यूम होता है उतना ही प्रोडक्ट्स या फिर प्रोड्यूस हो जाता है। इफ़ वी कट ट्रीज, अगर आप पेड़ों को काटेंगे, ठीक है, हम दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। अगर आप पेड़ों को रहने ही नहीं देंगे, ठीक है, एकदम काट देंगे, तो क्या करेंगे, जो पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने वाले होंगे नहीं। कोई कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम नहीं होगी तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस प्रकार से क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ओके,
कार्बन डाइऑक्साइड इज द अनदर इम्पोर्टेंट गैस. ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं ग्रीन प्लांट और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. ह्यूमंस और एनिमल्स, जो ह्यूमन है और एनिमल से रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि अपन लोग क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन और एनिमल्स सीम टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट विच मेक ए परफेक्ट बैलेंस. आप देख सकते हैं कि जितना ह्यूमन जो रेस्पिरेशन या फिर एनिमल्स है, ये जो रेस्पिरेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना ही अगर फोटोसिंथेसिस के द्वारा यूज हुआ तो ठीक है, ये बैलेंस बना रहेगा. ओके, अगर नहीं यूज हुआ तो ये बैलेंस क्या है, बिगड़ जाएगा. आगे क्या है, हाउ एवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. अब जो फ्यूल्स से क्या है, ये तो बात ठीक है कि जो पौधों और एनिमल्स का तो जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, फोटोसिंथेसिस, ये तो बैलेंस हो जाएगा. लेकिन जो फ्यूल का जो फ्यूल बर्न होते हैं, ओके, जो कोल वगैरह बर्न होते हैं, कोयला है, ऑयल है, ठीक है, इनके बर्निंग से क्या है ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. तो वो क्या है, वो भी लेवल बढ़ाती है. दे ऐड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ईच ईयर. हम प्रत्येक ईयर ये क्या है बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड करते हैं. एज ए रिजल्ट द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट. आप देख सकते हैं कि जो अर्थ का वेदर और क्लाइमेट है उसके कारण ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या है प्रभावित बहुत ज़्यादा होता है. ये देख सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स है, ठीक है, इसके अंदर आप ग्लोबल वार्मिंग को दर्शाए हुए आप देख सकते हैं. ग्लोबल वार्मिंग उनका मेन रीजन है कि जो ग्लोब का है या फिर पृथ्वी का है जो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. डू यू नो के अंदर आप देखेंगे कि व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपांड. जब एयर को आप गर्म करेंगे तो वो क्या करती है, एक्सपांड करती है. जैसे कि ये जो कण है ऐसे पास इनको जो गर्म करेंगे तो ये क्या है दूर दूर हो जाएंगे, उसको बोलते हैं एक्सपांड. बिकम्स लाइटर एंड गोज अप. कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी, दैट इज वाई द टेंड टू सिंक डाउन. ये बोल रहा है कि जब आप कोई भी थिंग्स को अगर आप गर्म करेंगे तो वो लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा और ऊपर उठ जाएगा, ठीक है. और अगर आप किसी भी वॉल्यूम को आप डेंस करेंगे, उनको गर्म या फिर उनकी जो गति की एनर्जी है उसको आप बाहर निकालेंगे तो वो डेंस हो जाएगा, तो वो नीचे बैठेगा. जितना भारी होगा वो नीचे ही बैठेगा. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन. स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. आपने सुना कि एटमॉस्फेयर तो है सर, एटमॉस्फेयर आप पढ़ा रहे हो, लेकिन सर एटमॉस्फेयर आखिर किन चीज़ों से बना हुआ, कैसा स्ट्रक्चर है और कितनी इसकी लिमिट है. तो इसके बारे में आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर. आप 5 लेयर के अंदर डिवाइडेड हुआ है. स्टार्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस से शुरू. ये देखिए कि यहाँ पे अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, ओके, यहाँ पे मानिए यहाँ से स्टार्ट होके ये काफ़ी जो यहाँ पे एक्सोस्फीयर यहाँ तक क्या है जो लेयर्स हैं उनके अंदर एटमॉस्फेयर व्यवस्थित है. दीज आर ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है और थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. ये देखिए ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे, ओके, और स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, ओके, और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. ये जो 5 लेयर्स है, कौन कौन सी 5 लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. दीज आर 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. इसके अंदर आप देखेंगे कि जो ट्रोपोपोज है, स्ट्रेटोपोज है, ये कुछ आपको दिखने को मिलेगा, मेजोपोज है, थर्मोपोज है. ये क्या है कि जब ट्रोपोस्फेयर उसकी जो सीमा है वो एंड होती है तो वो कहते हैं ट्रोपोपोज, मतलब जो ट्रोपोस्फेयर में पोज लग गया. स्ट्रेटोस्फेयर जब खत्म होता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपोज. मेजोस्फेयर जब खत्म होता है ऊपरली, ओके, तो उसको बोलेंगे मेजोपोज. थर्मोस्फेयर जब खत्म होता है तो उसको थर्मोपोज. ये जो क्या है एक बाउंड्री कह सकते हैं दोनों मंडल का. अब देखेंगे कि ट्रोपोस्फेयर क्या है. दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये जो ट्रोपोस्फेयर है वो सबसे नीचे जो अर्थ के सबसे कह सकते हैं कि सटीक है, उसको बोलेंगे ट्रोपोस्फेयर. सबसे नज़दीक इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर.
जो एवरेज हाइट आप देखेंगे तो इसकी क्या है 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट, ये जो एयर वगैरह जो एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादातर है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेना लाइक रेन, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर्स इन दिस लेयर। ये जो वेदर वगैरह आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि कोई क्लाउड्स है, रेन्स वगैरह होती है, फॉग है, आदि जो हेल स्टॉर्म वगैरह है, ये सब क्या है, ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती है एक्टिविटीज वेदर से रिलेटेड। तो आपको क्वेश्चन चाहिए यूपीएससी ये आस्क कर सकता है कि जो वेदर से रिलेटेड जो फेनोमेना है उनकी एक्टिविटी वो किस लेयर के अंदर होती है एटमॉस्फेयर के। ओके, तो वो होती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर। अब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आप क्या देखेंगे, अबाउट द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। जो इसके ऊपर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है, उनकी बाउंड्री को हम बोल रहे हैं ट्रोपोपोस। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 15 किलोमीटर। आप देख सकते हैं कि 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना। देख सकते हैं कि जो ये जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ये कोई इसके अंदर वेदर फिनोमेना जैसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। आपने देखा होगा कि खराब मौसम के कारण फ्लाइट को कैंसिल किया जाता है, उनका मेन रीज़न है कि जो ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या है मौसम एक्टिविटी होती है। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जहाँ फ्लाइट वगैरह उड़ती है, ठीक है, वहाँ ऐसी कोई वेदर एक्टिविटी होती नहीं, इतनी हाइट पे वो उड़ती है, लगभग 13 किलोमीटर से ऊपर ही उड़ती है ऊपर, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। आप देख सकते हैं कि एरोप्लेन को उड़ने में वो सबसे अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज द कंटेंट ऑफ द ओजोन लेयर। आप देख सकते हैं जो ओजोन है, यहाँ देखिए आप, ये जो ओजोन है वो कहाँ स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। ये जो 35 से 50 किलोमीटर के बीच में ये ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट मेसोस्फीयर। इससे जो मेसोस्फीयर है, जो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है मेसोस्फीयर, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट लाइज अबाउट द स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर, और ये जो तीसरी लेयर आप देख सकते हैं, इट एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर। आप देख सकते हैं कि ये जो मेसोस्फीयर, आप ट्रोपोस्फीयर को 13 किलोमीटर तक यहाँ पे, और इसको 50 किलोमीटर तक, और मेसोस्फीयर को 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करते हुए आप देख सकते हैं। meteorites burns up in this layer on entering from the sphere। जो meteorites होते हैं, उल्का पिंड्स वगैरह होते हैं, वो इस लेयर के अंदर एंट्री करते हैं, तो क्या है, इस लेयर के अंदर एंट्री करते ही वो जल जाते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण। ओके, तो एक आप कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर लैप्स रेट होती है, कैसे, जैसे कि अपन जो सरफेस पे है, सरफेस पे रहेंगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या है, डिक्रीज होगा। सरफेस से ऊपर जाएंगे हम ट्रोपोस्फीयर के अंदर तो वो डिक्रीज होगा टेम्परेचर। लेकिन जब आप स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जाएंगे तो ये क्या है, टेम्परेचर वापस धीरे धीरे इंक्रीज होता दिखेगा। ये जो टेम्परेचर लैप्स रेट या फिर ये जो लैप्स लाइन कह सकते हैं, ये दिखा रही है। अब वापस आप मेसोस्फीयर के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर वापस डिक्रीज होगा। ओके, और थर्मोस्फीयर के अंदर वापस क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और एक्सोस्फीयर में धीरे धीरे वो इंक्रीज होता रहता है। ओके, अब आते हैं थर्मोस्फीयर के अंदर। इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली। ये जो थर्मोस्फीयर के अंदर आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर की जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से होती है। ओके, इंक्रीजिंग हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है उसी के हिसाब से टेम्परेचर भी बढ़ता है। आइनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर। जो आइनोस्फीयर आप देखते हैं कि सर आइनोस्फीयर भी होता है, ठीक है, और ओजोन लेयर भी होती है। ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, और आइनोस्फीयर होता है वो थर्मोस्फीयर के अंदर आइनोस्फीयर होता है। ओके, इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 100 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। जो रेडियो एक्टिव जो रेडियो वेव्स होती है उनका ट्रांसमिशन इसी जो आइनोस्फीयर से होता है। ओके, in fact radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer। जो ये जो लेयर है ऊपर, आप एक एग्जांपल के रूप में मानें कि आप मिरर की तरह कार्य करती है। ये जो रेडियो एक्टिव वेव होती है उनके लिए ये जो मिरर की तरह कार्य करती है, उनको वापस रिफ्लेक्ट करती है अर्थ की ओर। एक्सोस्फीयर कैसे, जैसे कि ये जो अर्थ है ये अपनी है
थर्मोस्फीयर, इसके अंदर आयनोस्फीयर भी प्रेजेंट है। यहाँ से रेडियो एक्टिव वेव्स आएगी, यहाँ से ट्रांसमिटेड होके वापस एंट्री यहीं हो जाएगी। यहाँ से गई है तो यहाँ आएगी, यहाँ से गई है तो यहाँ आएगी। ओके, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब एक्सोस्पेस सबसे बाहर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द एक्सोस्पेस। सबसे जो बाहरी है उसको एक्सोस्फेयर कहेंगे। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। यहाँ पे एयर डेंसिटी क्या है, धीरे धीरे कम हो जाती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर। ये जो लाइट गैसेस सबसे हल्की गैसेस हैं, हीलियम है, हाइड्रोजन है, वो वहाँ पे एक्सोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट मूव ऑन, वेदर एंड क्लाइमेट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है और ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएटेड है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन, वेदर। वेदर इज दिस हावर टू हावर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब आप देखेंगे कि कभी कभार आपको लगता है कि आप क्लास के अंदर बैठे हैं, तब तो क्या है, बारिश होती थी, लेकिन जस्ट क्लास फिनिश होने के बाद में क्या है, बारिश रुक जाती। इसी प्रकार जब आप स्कूल के टाइम में होते थे तो क्या है कि जब आप क्लास के अंदर थे तो बारिश नहीं होती थी, काफ़ी गर्मी थी, लेकिन जस्ट आप स्कूल की छुट्टी होते ही बारिश क्या है, स्टार्ट हो जाती। तो ये डे टू डे, मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ी टाइम के अंदर चेंज होने वाला, हावर टू घंटों के अंदर चेंज होने वाला, उसको हम बोलते हैं वेदर। ओके, ए हॉट और ह्यूमिड वेदर मेक वन इरिटेबल। उस जो कभी कभार हॉट है, ह्यूमिड है, वो काफ़ी इरिटेबल कंडीशन, सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। ए प्लीजेंट ब्रीजी वेदर मेक वन चीयरफुल एंड इवन फलान फॉर एन आउट गोइंग। आप देख सकते हैं कि कभी कभार जो बारिश का मौसम या फिर ठंडा ब्रीजी टाइप होता है, उस टाइम आपका मन करेगा कि हाँ कभी बाहर घूम के आए, लेकिन आप गर्मियों के मौसम के अंदर आप कूलर या फिर एसी से दूर नहीं हटना चाहेंगे। तो ये जो वेदर है एक ही स्थान पे ये चेंज होता रहता है। ओके, वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली, ओके, ड्रामेटिकली डे टू डे। आप देख सकते हैं कि जो वेदर है एक ड्रामा की तरह चेंज हो सकता है, लेकिन जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट का एक आप एग्जांपल ले सकते हैं कि टेम्परेचर एज्यूम दैट आपने 50 डिग्री 15 डिग्री कभी मेजर किया, फिर 50 डिग्री किया, फिर 45 डिग्री किया, फिर 13 डिग्री किया। इस प्रकार से इसका जो एवरेज लेंगे, एज्यूम दैट इसका एवरेज 30 डिग्री आया। तो ये जो है, जो एवरेज है, जो वेदर का एवरेज है, उसको हम क्लाइमेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए कि इस साल अपनी बारिश हुई है 45 mm, नेक्स्ट ईयर हो जाएगी 150 mm, वापस हो जाएगी 55 mm। तो इन सब का एवरेज आया, एज्यूम दैट 65 mm। तो उस एरिया के अंदर क्या है, 65 mm बारिश होती है। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस ऑफ ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट ए क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जब आप लंबे समय से एक एवरेज लेके चलेंगे कि हाँ इस प्रकार से ये डेजर्ट एरिया है, ये मानसूनी एरिया है, यहाँ पे माउंटेन एरिया है, या फिर ये बरसाती एरिया है, इस या टुंड्रा एरिया, ये किस प्रकार से डिपेंड करता है, एक दिन के हिसाब से नहीं है, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से, उसको बोलते हैं क्लाइमेट, जलवायु। ये कुछ मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट है, वेदर इंस्ट्रूमेंट। आप देखेंगे कि जो थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर को मेजर करता है, बैरोमीटर है जो मेजर ऑफ द एटमॉस्फेरिक, जो वायुमंडलीय दाब है, प्रेशर है, उसको क्या है, बैरोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। रेन गोज क्या करता है, रेन का क्या है, अमाउंट ऑफ रेन फॉल, कितनी बरसात हुई उसका जो अमाउंट है वो रेन गोज के द्वारा मेजर किया जाता है। विंड वैन ये देखिए, ओके, शो द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ये शो करती है कि डायरेक्शन कौन सी है विंड की। नेक्स्ट मूव ऑन, अब पढ़ेंगे हम टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर का एक फेनोमेना कह सकते हैं। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो ही आपको फील होता है और आप फील करते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। आप डेफिनेशन के हिसाब से आप देखना चाहेंगे तो जो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है उसी को आप बोलेंगे टेम्परेचर। समर आर हॉटर देन विंटर,
an important factor that influence the distribution of the temperature in insolation. ये जो इंसुलेशन क्या होता है और टेम्परेचर से क्या रिलेशन आपको डिस्कस करूंगा इस टाइम। जो सनलाइट है, एज्यूम दैट इट इज द सन, दिस इज द सन, ओके, ये अर्थ सरफेस है। जब ये सनलाइट आती है तो सनलाइट किस एरिया में कितनी पड़ती है, किस एरिया के अंदर कितनी सनलाइट यहाँ पे रीच होती है, ठीक है। सनलाइट जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हाई होगा। जितना लो, यहाँ एज्यूम दैट यहाँ पे बहुत ही कम पड़ती है सनलाइट, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, एकदम लो होगा। तो इस जो सनलाइट रिसीव होती है, इन प्रक्रिया को बोलते हैं हम इंसोलेशन। इस प्रक्रिया को बोलते हैं सोलेशन, ओके, इंसोलेशन। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एज्यूम दैट इंसोलेशन, ये जो इक्वेटर है, एज्यूम दैट ये क्या है, पृथ्वी का इक्वेटर है। इक्वेटर पे सनलाइट क्या है, काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो वह इक्वेटर पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे पोलर, आप पोल साइड के ऊपर जाएंगे, पोल पे जाएंगे तो वहाँ सनलाइट काफ़ी कम पड़ती है, तो वहाँ टेम्परेचर भी काफ़ी कम होता है, ओके। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर इज रिलेटेड टू, कह सकते हैं कि आप इंसोलेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, ओके। इंसोलेशन आप डेफिनेशन के अंदर देखेंगे कि इंसोलेशन क्या है, इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी, ओके, इंटरप्टेड बाय द अर्थ। इनकमिंग सोलर एनर्जी intercepted by the earth, okay. The amount of the insolation decreases from the equator towards the pole. जो इंसोलेशन का अमाउंट है वो डिक्रीज होता है इक्वेटर से अर्थ, जो पोल की ओर, इक्वेटर पे ज़्यादा है, पोल्स की ओर इंसोलेशन का अमाउंट धीरे धीरे कम होता रहेगा। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन, टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट विलेज। आप किसी एरिया के अंदर, आप जैसे कि किसी वाइल्ड लाइफ या फिर जंगल की ओर जा रहे हैं या फिर विलेज के अंदर आप जा रहे हैं, तो वहाँ टेम्परेचर एज कंपेयर देन सिटी की तुलना में आप कम देखेंगे। उनका मेन रीज़न क्या है, जो सिटी के अंदर क्या है, कॉन्क्रीट होते हैं, मेटल्स होती हैं इन बिल्डिंग्स, एंड एज इफेक्ट ऑफ जो रॉड के अंदर, रॉड कॉन्क्रीट से बनती है, वो क्या है, काफ़ी जल्दी ही हीट हो जाते हैं, ओके। जो दिन के अंदर काफ़ी हीट होते हैं जल्दी, ठीक है, वो धीरे धीरे रात के अंदर हीट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं धीरे धीरे। इस प्रकार से वो क्या है, एक गर्मी का क्राउड हो सकता है, वीड बन जाती है। यही होता है मेन रीजन। अगर गांव के अंदर भी आप कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा कंक्रीट वगैरह लगाएंगे, मेटल्स यूज़ करेंगे, तो वो उसी का भी प्रभाव हो सकता है कि वो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाए। अब आप देखेंगे डू यू नो सेक्शन के अंदर, यू विल बी सरप्राइज्ड दैट, ओके, you will be surprised to know that the earth receive only one in जो इतना पार्ट्स है ऑफ सन एनर्जी। एज्यूम दैट कि इतनी सन है जो इतनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता है, एज्यूम दैट एक सेकेंड के अंदर। तो जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो ओनली वन एक छोटा सा भाग, इतने में से एक पार्ट, जैसे कि मैं आपको 2 लाख लड्डू या फिर 2 करोड़ या फिर 2 अरब लड्डू को आप बांटना चाहूँ, ठीक है, लेकिन आपकी हिम्मत है कि आप सिर्फ एक लड्डू उसके अंदर से ले। इसी प्रकार से जो अर्थ है वो भी एक सनलाइट या फिर एक पार्ट कह सकते हैं इतने में से, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, ओके। ये जो डिग्री सेल्सियस है, जो टेम्परेचर को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट है, इट वाज इन्वेंटेड बाय एंड्रीज सेल्सियस। जो एंड्रीज है उनके द्वारा इन्वेंट की गई थी। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री एंड द बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर है उसका फ्रीजिंग होता है 0 डिग्री और जो बॉइल्स होता है, वाटर उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट मूव ऑन, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के बारे में भी आपको पढ़ना है कि जिस
थोड़ा बहुत पहले रीड करेंगे, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एयर प्रेशर कैसे होता है, कैसे बनता है। एयर प्रेशर इज द डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिखाया कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, एज्यूम दैट कोई ये ऑक्सीजन गैस है या क्या है O2 गैस है, इनके ये कारण है, इसको आप जो गर्म करेंगे, टेम्परेचर क्या है ज़्यादा करेंगे, तो ये क्या करेंगे, इस प्रकार से कण हो जाएंगे धीरे धीरे, ये क्या है एक्सपांड कर देंगे, इनका हो जाता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन किसके कारण, हीट के द्वारा, हीट से क्या होगा एक्सपेंशन। जब एक्सपेंशन होगा तो ये क्या हो जाएंगी, लाइट। लाइट का मतलब होता है हल्का, हल्की हो जाएगी, हल्का होने के कारण ये क्या है ऊपर की ओर उठ जाएंगे, ओके, मूव टुवर्ड्स द अपर भाग में, ठीक है। तो इसी के कारण क्या होता है, वहां पे लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर, लो प्रेशर का मतलब होता है वहां पे क्या है, टेम्परेचर क्या है ज्यादा है और हल्की हवाएं बहती है, ओके। देखिए आपको, एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। प्रेशर कैसे रैपिडली फॉल्स होता है, जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे कि ये यहाँ पे क्या है अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाएंगे तो जो डेंसिटी ऑफ द एयर है, डेंसिटी धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे डेंसिटी कम होने के कारण क्या है एयर प्रेशर भी कम होता जाता है। देखिए, द एयर प्रेशर इज द हाईएस्ट एट सी लेवल। जो सी लेवल है वहाँ पे एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है कि एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, एट माउंटेन सी लेवल, ओके। और कोई भी और एग्जांपल दे सकते हैं, तो उनके अंदर आपको सी लेवल चूज करना है। डिक्रीज विद द हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, आप आसमान की ओर जाएंगे, जितना ऊंचा जाएंगे उसी प्रकार से क्या है प्रेशर, एयर प्रेशर बढ़ता है, सॉरी घटता है, डिक्रीज होता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट द गिवन प्लेस। तो ये क्या है वर्टिकली, तो आप देखेंगे कि जो सी लेवल पे क्या है सबसे ज़्यादा होता है, और जिस प्रकार से हाइट पे जाएंगे तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये तो वर्टिकल हो गया। अब आप हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में होता है कि जिस एरिया के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस एरिया के अंदर क्या है प्रेशर क्या है अलग अलग हो सकता है, टेम्परेचर ज़्यादा या फिर कम होने के कारण टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई, जिस एरिया के अंदर क्या है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उस एरिया के अंदर क्या होती है जो एयर है वो हीट हो जाती है, ओके, और ऊपर उठ जाती है। दिस क्रिएट ए लो प्रेशर एरिया। मैंने बोला है ना आपको, ये जो लाइट हल्की हो जाती है उसको बोलते हैं हम लो प्रेशर। जिस प्रकार से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। जैसे जैसे जो लो प्रेशर बढ़ता है वो क्या करता है, उस एरिया के अंदर क्या है क्लाउड्स वगैरह बनते हैं, स्काइज वगैरह, ओके। क्लाउडी स्काइज मतलब जो आसमान है वो बादलों टाइप हो जाता है, और वेट वेदर भी बनने की संभावना होती है। उसका मेन रीजन है कि नमी को सोखना। जैसे जैसे जो हवा है वो गर्म होगी, एयर गर्म होगी, वो क्या है नमी को सोख लेती है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करती है। नेक्स्ट मूव ऑन, इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर, जिस एरिया के अंदर कम टेम्परेचर है, ओके, द एयर इज कोल्ड। जिस टेम्परेचर कम होगा तो हवाएं क्या होगी, ठंडी होगी। इट इज देयर फॉर हैवी, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर ये जो टेम्परेचर है इसको मैं डिक्रीज करूं, टेम्परेचर को क्या करूं डिक्रीज करूं, कैसे, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, जैसे जैसे मैं ठंडी करता जा रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या है डेंसिटी और भी बढ़ जाएगी ऐसे, ओके। ये क्या हो जाएगी, जो हवा है उसको बोलेंगे हैवी, उसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा। एज्यूम दैट एक बॉक्स के अंदर आपको लड्डू भरने के लिए बोला है, आप बॉक्स के अंदर लड्डू भर रहे हैं, 3 लड्डू भरे, तो इसका वेट कितना होगा, कंपेरिजन दैट इसके अंदर आपने भरे 6 लड्डू, क्या 8 लड्डू, तो किसका वेट ज़्यादा, ऑब्वियस बात है कि 8 लड्डू वाले का वेट ज़्यादा होगा। तो जिस प्रकार से जो एक कंपैरिजन कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर एरिया या फिर एक एरिया के अंदर
यूनिट एरिया के अंदर जितना ज़्यादा जो एयर ड्रॉपल्स या फिर एयर के एटम प्रेजेंट होंगे, उसी के हिसाब से क्या है प्रेशर के अंदर बढ़ोतरी होगी। ओके, हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट ए हाई प्रेशर एरिया। ये जो क्या है हाई प्रेशर एरिया को क्रिएट करेगी। अब आपको मैं एक लेमन तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे किस एरिया के अंदर हाई प्रेशर होता है, किस एरिया के अंदर लो प्रेशर होता है। ओके, सॉरी, हाई pressure is associated with clear sunny skies. The air always move from high pressure area to low pressure area. आप देखेंगे कि जो हाई प्रेशर एरिया के अंदर क्या है एकदम क्लियर स्काई होता है, एक कोई क्लाउड्स वगैरह नहीं होते। उनका मेन रीजन है कि वहाँ पे इतनी जो हवाएं है वो ऊपर नहीं उठती है। ओके, एयर होती है, एयर वो क्या करती है हाई प्रेशर एरिया, ये बाई चांस देखिए ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब डू यू नो सेक्शन के अंदर आप जाएंगे एक बार। ऑन द मून आप देखेंगे कि अगर आप मून पे हैं, चंद्रमा पे है, ओके, देयर इज नो एयर एंड हैंस नो प्रेशर। जहाँ पे क्या है ना तो कोई एयर है ना कोई प्रेशर बनेगा। जब एयर भी नहीं होगी तो प्रेशर कैसे हो सकता है? वाटर से थोड़ा ही हो सका है। वाटर से होगा तो जहाँ पे वाटर है वहीं होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर तो नहीं होगा ना। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट फिल्ड विद द एयर व्हेन दे गो टू द मून। इफ दे डिड नॉट वियर दिस स्पेस सूट, the counter pressure exerted by the body of the astronaut would make the blood vessels burst, the astronaut would bleed। देखिए ये क्या बोल रहा है कि अगर एस्ट्रोनॉट वगैरह अब अपनी बॉडी क्या है, एज्यूम दैट ये अपनी बॉडी है, इसके अंदर क्या है ब्लड प्रेशर वगैरह होता है। ब्लड प्रेशर होने का आप कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इससे क्या है कह सकते हैं कि रिलेटिव है या फिर इनकी जो प्रेशर का अमाउंट है वो सेम है। इस कारण से ये जो वेसल्स है उसकी जो बाउंड्री एक प्रकार से है। एज्यूम दैट, एक लेमन तरीके से मैं एग्जांपल दूं कि कोई नेट लीजिए, जाली लीजिए या फिर कोई प्लास्टिक लीजिए, उसको आप इस साइड से भी प्रेशर एक जैसा रखिए और इस साइड से भी दोनों साइड प्रेशर एक जैसा रखिए तो वो फटने वाली नहीं। लेकिन अब आप एक साइड से प्रेशर रखिए बहुत ज़्यादा तो वो क्या है फट जाएगी। उसका मेन रीजन है कि दूसरी ओर क्या है प्रेशर नहीं है। तो जब आप चंद्रमा पे हो, मून पे हो, तो अपनी जो ब्लड वेसल्स है, जो हार्ट है, वो वेसल्स के अंदर क्या है प्रेशर देता है। लेकिन जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर न होने के कारण वो क्या है ब्रस्ट कर जाती है, फट जाती है और धीरे धीरे क्या है खून का ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट मूव ऑन। ये जो प्रेशर बेल्ट है आप देख सकते हैं कि जिस एरिया के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर है उसको हम इक्वेटोरियल लॉ, इक्वेटर पे क्या है प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण सन की किरणें हैं वो एकदम सीधी पड़ती हैं। इसके कारण क्या है इक्वेटर पे लो प्रेशर बनता है, उसको बोल देंगे हम डोल्ड्रम। ओके, जस्ट इसके पास में क्या है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इस एरिया के अंदर क्या है हाई प्रेशर है। फिर क्या है सब पोलर लो प्रेशर और हाई प्रेशर होता है पोलर पे। इस प्रकार से ऊपर भी और नीचे भी आप देख सकते हैं कि प्रेशर बेल्ट, ये भी हम अपने आगे वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि प्रेशर बेल्ट क्या होती है और किस प्रकार से ये पवनों को वगैरह को डिस्टर्ब करती है। अब आगे विंड, पवन। ओके, विंड, द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जब जो एयर है एज्यूम दैट वो किसी फ्री मोशन में पड़ी है, मोशन विदाउट एयर विदाउट मोशन, उसको बोलेंगे हम एयर नॉर्मल, ठीक है। जब ये मोशन करती है, जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या है मूवमेंट करती है तो उसको हम बोलेंगे विंड। विंड कैसे, विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब 3 टाइप के अंदर विंड को डिवाइड करते हैं। परमानेंट विंड जो हमेशा बहती है, सीजनल विंड जो एक मौसम की तरह जिस मौसम के अंदर बहना चाहिए उसी के अंदर प्रवाहित होती है, और लोकल विंड वो कभी कभार लोकल एरिया के अंदर किसी ज़्यादा एरिया के अंदर नहीं होती है। देखिए जस्ट ए सेकेंड। ओके,
द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स। अब वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज क्या है ये भी आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। वैसे जो वेस्ट की ओर वेस्ट से आती है, एज्यूम दैट आप यहाँ बैठे हो, ये नॉर्थ है, यहाँ से जो वेस्ट की साइड से आती है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज, जो ईस्ट की ओर से आती है उसको हम बोलते हैं ईस्टर्लीज। ओके, ये क्या है, परमानेंट विंड से दिस ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप देखेंगे कि ये जो कॉन्स्टेंटली एक निश्चित गति से पूरे साल बहती रहती है। सीजनल ईयर क्या होती है, सीजनल विंड होती है। दिस विंड चेंजेस देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया। मानसून धीरे धीरे कैसे चेंज होता है, ओके, वो होता है सीजनल विंड। लोकल विंड देख सकते हैं कि दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन द स्मॉल एरिया। आप किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज। ओके, डू यू नो, आप देखेंगे कि एक लू नाम की जो लोकल विंड होती है वो बहती है वेस्ट इंडिया के अंदर। तो ये कुछ विंड के एग्जांपल है, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड, लोकल विंड। आपको यूपीएससी आस्क कर सकता है कि जो ट्रेड विंड्स वो किस प्रकार की विंड है, या फिर लू है वो किस प्रकार की विंड है। ओके, अब आप डू यू नो सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा कि ए विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। जिस दिशा से वो ब्लो करती है उसी के हिसाब से क्या है विंड का नाम दिया हुआ, जैसे कि वेस्टर्लीज वगैरह। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन मॉइस्चर। अब मॉइस्चर और रेन के बारे में, प्रेसिपिटेशन के बारे में हमें पढ़ना है। अब टेम्परेचर जैसे जैसे धीरे धीरे, जस्ट ए सेकेंड आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एज्यूम दैट ये क्या है, सी है, इसके अंदर वाटर है। ओके, वाटर जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, ये वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर। ओके, वाटर वेपर कन्वर्ट होने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर उठता है। एज्यूम दैट यहाँ पे ऊपर उठ के यहाँ एकटा हो गया। ओके, उसको बोल देंगे वाटर वेपर। ये पवनों के द्वारा या फिर एयर के द्वारा, विंड के द्वारा ये हाई प्रेशर, या फिर यहाँ पे हाई प्रेशर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंडेंस हो गया तो इसको बोलेंगे हम हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से क्या है, जिस एरिया के अंदर ये मानसून वगैरह नहीं है, लो प्रेशर वाले एरिया के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जाते जाते क्या है, ये सब क्या है, एनर्जी क्या है, लॉस हो जाएगी और ये हो जाती है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। ठंडा होने के कारण जो वाटर जो वेपर है वो धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे। ओके, ये ड्रॉपलेट हैवी, जैसे जैसे ये ड्रॉपलेट बनते जाते हैं हैवी होने के कारण ये क्या करते हैं, एज ए रेन ये नीचे बरसने लगते हैं। ओके, इसको बोलेंगे हम प्रेसिपिटेशन। जो वाटर ड्रॉपलेट है उनको बोलेंगे हम प्रेसिपिटेट। ओके, तो ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे रेन कह सकते हैं, या फिर कंडेंस वगैरह सब ये इसी के अंदर है। मॉइस्चर, मेन बात है कि जो मॉइस्चर क्या होता है, व्हेन वाटर एवोपरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज। जो लैंड या फिर डिफरेंट वाटर बॉडी जैसे कह सकते हैं, या फिर सी हो सकता है, लेक हो सकती है, और कुछ हो सकते हैं बांध वगैरह, वहाँ से जब वाटर क्या है एवोपरेट हो जाता है उसको बोलेंगे वाटर वेपर। ओके, मॉइस्चर क्या है, इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि जो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है एयर के अंदर उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। व्हेन द एयर, जब जो एयर है, इज फुल ऑफ द वाटर वेपर कॉल्ड ह्यूमिड डे। जब क्या है एयर है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर से युक्त होती है वाटर वेपर से, तो उसको हम ह्यूमिड डे बोलते हैं। एज द एयर गेट वार्मर, जैसे जैसे एयर क्या है गर्म होती जाती है, its capacity to hold the water vapor increases and so it becomes more and more humid. On a humid day, cloth takes longer to dry and sweat from our bodies does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. अब आप यहाँ पे एक टर्म आपको यूज सिखाएंगे, जैसे कि जैसे जैसे जो वाटर एयर ड्रॉपलेट है या फिर एयर के जो एटम है वो टेम्परेचर के से क्या एक्सपांड हो गए, एक्सपांड होने के कारण कि जो
ह्यूमिडिटी क्या है, ऑब्जर्व करने की जो क्या है कैपेसिटी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ओके, तो ये क्या करेगा, ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी को क्या है, इंक्रीज करेगा। तो ये रिलेशन भी आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ओके। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट कूलिंग, जैसे जैसे क्या है टेम्परेचर बढ़ेगा, वो एयर है, एयर ड्रॉपलेट या फिर एयर ऑटम ह्यूमिडिटी को ग्रहण करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद क्या है, कूलनेस आती है। ह्यूमिडिटी से क्या है, वाटर वेपर, जैसे जैसे उस वाटर वेपर की मात्रा बढ़ती है उसी प्रकार से धीरे धीरे क्या है, कूलनेस आती है। द वाटर वेपर कंडेंस कोजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ओके। जैसे 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 कि एग्ज्यूम दैट ये जो ड्रॉपलेट वगैरह ये ऊपर उठ गई, वायु एक्सपांड होगी तो वो हल्की होगी, हल्के होने के कारण क्या है, ऊपर उठती, ऊपर उठते ही क्या है, ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के कारण जो ह्यूमिडिटी है वो वाटर वेपर के रूप में थी, वो वाटर वेपर धीरे धीरे क्या है, कंडेंस हो गए। ये जो प्रक्रिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रक्रिया को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के अंदर ये होता है कि यहाँ पे क्लाउड्स बन जाते हैं। ये तो बन गया क्लाउड्स, CLOUDS, क्लाउड। कंडेंसेशन के अंदर क्या है, प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेट बनता है, ओके। ड्रॉपलेट ऑफ वाटर वेपर कह सकते हैं प्रेसिपिटेट। क्लाउड्स आर जस्ट मासेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट। जो क्लाउड होते हैं, इतने सारे जो बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट कह सकते हैं, उनका क्या है, मासेज है, ओके। When this droplet of water becomes too heavy to float in the air, जब ये जो फ्लोट नहीं कर पाते हैं वाटर वेपर एरिया के अंदर, एयर के अंदर, तो वो क्या है, दे कम्स डाउन एज द प्रेसिपिटेशन, वो क्या है, पृथ्वी की सरफेस पे प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे आते हैं। ये कुछ आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल के कुछ उदाहरण हैं। ये कोल्ड एयर है और ये वार्म एयर है, साइक्लोनिक रेन फॉर्म है, ओके। जैसे जैसे इसके अंदर आएगी तो ये रेन स्टार्ट हो जाएगी। रिलीफ, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है, मॉइस्ट एयर। जैसे जैसे ये जो पर्वत की ओर ये बढ़ती है तो ये धीरे धीरे बरसात करती जाती है, तो ये क्या है, रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये ओरोग्राफिक या रिलीफ, इनका मेन रीजन कहने का यही है कि इस एरिया के अंदर क्या है, ज़्यादा गर्मी या फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जो बरसात या फिर प्रेसिपिटेशन के कारण क्या है, टेम्परेचर के अंदर डिक्रीज होता है। इसी को बोलते हैं हम रिलीफ रेनफॉल। और कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है, वार्म एयर। और जो कन्वेक्शनल का मतलब होता है, आप देखेंगे कि जो नॉर्मल बरसात होती है, ठीक है, वो कोई किसी कारण से नहीं होती या फिर वो रिलीफ देने के लिए नहीं होती, इतना ज़्यादा टेम्परेचर, वो मॉनसूनल होती है, ओके। तो उसको बोलेंगे कन्वेक्शनल। नेक्स्ट मूव ऑन, प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड द रेन। जब ये प्रेसिपिटेट या फिर प्रेसिपिटेशन की क्रिया से प्रेसिपिटेट बनता है, वो जब पृथ्वी की सतह पे आता है तो उसको हम रेन बोलते हैं, बरसात बोलते हैं। डू यू नो सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आप अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर, स्नो है, स्लीट है और हेल है, ठीक है। हेल स्टॉर्म वगैरह उसके उदाहरण है जो प्रेसिपिटेट होके बनते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है किसी एक, जैसे कि कोई बड़ी क्वांटिटी के अंदर घुला हुआ है और धीरे धीरे एक प्रेसिपिटेट या फिर एक छोटी सी क्वांटिटी के अंदर क्या है, कंडेंस हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और ये जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ओके। ये आप किसी प्रैक्टिकल लैब के अंदर जाएंगे तो भी आप वहाँ पे भी आप सीखेंगे। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द रेन वाटर। जो ग्राउंड वाटर है सब सर्वाधिक जो रेन वाटर से प्राप्त होता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स। देखिए जो प्लांट्स वगैरह है वो क्या है, वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। जो साइक्लोन के वजह से आती है साइक्लोनिक, जो किसी ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज या फिर इंक्रीज होने के कारण आती है ओरोग्राफिक, और कन्वेक्शनल जो मॉनसूनल होती है उसको बोलते हैं कन्वेक्शनल, ठीक है। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर, ओके। आप कह सकते हैं कि जब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्लांट और एनिमल के लिए,
जब ये काफ़ी कम होती है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर कह सकते हैं, तो उस टाइम ड्रॉट या फिर सूखा पड़ जाता है। जब ये बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ इस टाइम में क्या है, फ्लड्स आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। ये कुछ क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज है, आपको करनी है। अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करते ही ये PDF आपको मिल जाएगी कि क्या क्या हमने इस PDF के अंदर पढ़ा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कोई डाउट वगैरह रहा है तो मुझे कमेंट में पूछिए। ओके, अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई समझ में नहीं आया हो, समझने का तरीका अगर अच्छे से नहीं हो, ओके, तो ये सब आस्क मुझे कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।